जब लोग उड़ी उड़ी को हाउस द जोश बोलते हैं, मेरे लिए वो इट वॉज अ वेरी डार्क डे। संडे था 18 सितंबर 2016। मैं उठा एक फ़ोन से कि उड़ी में हमारे बेस पे जो बिल्कुल LOC पे था 4 सुसाइड टेररिस्ट घुसाए और वी लॉस्ट 18 सोल्जर्स। हमने 18 जानें खोई। मेरे सोल्जर्स, मेरे जवानों को बदले की भावना जाग रही। हमारे दिल्ली में जो लीडरशिप है वो एजिटेटेड है। हमने उस पेन को उसको एक अपॉर्चुनिटी बनाया। उसी दिन डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा अब क्या करना है, और फिर उनको जो प्लान बताया, हमने कहा हम जाएंगे मल्टीपल इलाके में, लेकिन हम पार जाएंगे। आज तक जो नहीं हुआ अब करेंगे। पार जाएंगे, उनके लॉन्च पैड्स पे हम अटैक करेंगे, सिर्फ टेररिस्ट को नुकसान पहुंचाएंगे। और मुझे याद है उनका एक ही क्वेश्चन था कि हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। उनका ये एक कंसर्न था। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हमारी कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिस इज वॉर, कुछ भी हो सकता है। हमें फिगरिंग आउट पे हमारा सिर्फ एक ही मिशन है कि हम वर्ल्ड के और इंडिया के बेस्ट लीडर्स को इधर लेके आएँ और उनसे समझने की कोशिश करें कि कैसे आप और हम साथ में एक लीडर बन सकते हैं इस कंट्री में। एंड आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आई थिंक इनसे बेटर लीडरशिप कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा हिस्टोरिक मोमेंट किया था, इतना प्राउड मोमेंट है वो इंडिया के लिए, कि उसके बाद से इंडिया को लेके पूरे वर्ल्ड में इंडिया की इमेज और इंडिया का नज़रिया चेंज हो गया। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट द उरी सर्जिकल स्ट्राइक। इनकी लीडरशिप के अंडर हम एक दुश्मन के बेस कैंप में गए, सर्जिकली उस पर्टिकुलर एरिया को ट्रीट किया, अटैक किया और वापस आ गए बिना एनी कैजुअलिटी के। ऐसा हमारी हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ। तो हमने इसे समझने की कोशिश करी कि ये सब प्लान कैसे होता है, कैसे एक अटैक प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, फिर उसके बाद अगर वो सक्सेसफुल होता है तो क्या होता है, अगर वो फेलियर हो जाता है तो उसमें क्या होता है। और हमने इनसे समझने की कोशिश करी है कि वर्ल्ड में बेस्ट और सबसे बड़ा पावर कौन है इंटेलिजेंस और लीडरशिप और डिफेंस के मामले में। बहुत सारी बातें करी है विथ अ लीडर जिन्होंने लाखों लोगों को लीड किया है और इतनी क्रूशल सिचुएशंस में, ताकि आप और हम सेफली सो पाएँ, रह पाएँ और अपना काम इस कंट्री में बेहतर कर पाएँ। Enjoy today's show with Lieutenant General Satish Dua sir. But before you go there, राजशमानी क्लिप्स और राजशमानी शॉर्ट्स चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम अनकट, अनफिल्टर्ड, बिहाइंड द सीन क्लिप्स डालते हैं ताकि बहुत कम समय में आप एक बेहतर लीडर बन पाएँ। Enjoy the show. आपने उरी में सर्जिकल स्ट्राइक किया, ठीक है, आप उधर कमांडिंग ऑफिसर थे, तो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ट्रेनिंग, बहुत चीज़ें हुई। कोर कमांडर था। कोर कमांडर थे आप। तो मुझे बताओ कि इसकी पूरी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कैसे हुआ। एंड उससे पहले एक बहुत शॉर्ट में सबको बताओ कि सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, ये कैसे एक नॉर्मल दूसरे अटैक से डिफरेंट होती है, क्या मीनिंग है, एंड देन इसको प्लानिंग और एग्जीक्यूशन आपने कैसे किया। देखो, सर्जिकल स्ट्राइक वर्ड जो है उसका मतलब क्या है। जब एक हार्ट सर्जन हार्ट ऑपरेशन करता है तो वो एक छोटा सा चीरा लगाता है, बाकी ऑर्गन्स, अंगों को हटा के सीधा हार्ट तक जाता है। हार्ट में जो भी मान लो वॉल्व चेंज करना है या जो भी उसकी हार्ट की सर्जरी करनी है वो सर्जरी करता है, फिर बाहर ऊपर आकर के स्टिच करता है। बाकी अंगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बाकी ऑर्गन्स को। तो सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब है कि आप बॉर्डर के पार दूसरे मुल्क में घुस गए, आपका टारगेट अंदर है, आप सिर्फ उस टारगेट को नुकसान पहुंचा करके वापस आ जाते हो, और बीच में किसी को, पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान के पब्लिक को नुकसान नहीं पहुंचता। रशिया यूक्रेन की लड़ाई में क्या हो रहा है, इजराइल हमास की लड़ाई में क्या हो रहा है, कितने सिविलियन मर रहे हैं, तो उसको कोलैटरल डैमेज बोलते हैं। तो सर्जिकल मतलब प्रिसीजन स्ट्राइक। गॉट इट। हुआ क्या था, अभी एक छोटा सा एक्सप्लेनर आपने पूछा, अभी क्या हुआ था, ये तो सब जानते हैं। 2016 में 18 सितंबर 2016 जब लोग उड़ी उड़ी को हाउस द जोश बोलते हैं, मेरे लिए वो इट वॉज अ वेरी डार्क डे। संडे था और मुझे फ़ोन कॉल से मैं उठा एक फ़ोन से कि उड़ी में हमारे बेस पे जो बिल्कुल LOC पे था 4 सुसाइड टेररिस्ट घुसाए और वी लॉस्ट 18 सोल्जर्स। हमने 18 जानें खोई, 18 यंग सोल्जर्स लॉस्ट ऑन माई वॉच।
मेरे कोर कमांडर होते होते 18 जाने को ही, वो मैं अपने आखिरी दिन तक वो नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन तब उसी दिन इससे पहले उसी दिन डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पहुँचे, जबकि मैं नहीं चाहता था कि वीआईपी आए, मुझे बहुत ऑपरेशन वाले काम करने थे। मैं उड़ी गया सुबह हेलीकॉप्टर लेके, वापस आया तो, लेकिन वो आ गए दोपहर को। स्वर्गीय मनोहर पारिकर जी हमारे रक्षा मंत्री थे, और मैंने रास्ते पर मैं सोचता रहा, जब वो आ रहे, उनका इंतज़ार कर रहा था कि इससे क्या हम कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। और लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि आज पूरे देश में गुस्सा का उबाल है, पूरा देश त्रस्त है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से। मेरे सोल्जर्स, मेरे जवानों को बदले की भावना जाग रही। हमारे दिल्ली में जो लीडरशिप है वो एजिटेटेड है। हमने उस पेन को, उसको एक अपॉर्चुनिटी बनाया, और जब उनको ब्रीफिंग दे दी उसके बाद उन्होंने कहा अब क्या करना है। तो मैंने, और ये किताब में लिखा हुआ है, एक छोटा सेंटेंस कहा, ऐसे आप हाँ कह दो मैं कर दूंगा। और वो मराठी में उन्होंने बोला बरोबर। और फिर उनको जो प्लान बताया, हमने कहा हम जाएंगे मल्टीपल इलाके में, लेकिन हम पार जाएंगे। आज तक जो नहीं हुआ अब करेंगे, पार जाएंगे टेररिस्ट हाइड आउट, टेररिस्ट कैंप्स पे, उनके लॉन्च पैड्स पे हम अटैक करेंगे, सिर्फ टेररिस्ट को नुकसान पहुंचाएंगे। और मुझे याद है उनका एक ही क्वेश्चन था कि हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, उनका ये एक कंसर्न था। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हमारी कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिस इज़ वॉर, कुछ भी हो सकता है, हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन आई थिंक फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, और इतने बड़े ऑपरेशन जो हमने 10 दिनों के बाद किया, इतने बड़े ऑपरेशन में हमारी एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। मुझे ये बताओ कि 10 दिन में पूरी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन हुआ, तो 10 दिन में क्या हम पहले से ही रेडी थे और उसके बाद सिर्फ एग्जीक्यूशन किया हमने, कि नहीं ये थॉट से लेके एग्जीक्यूशन तक सिर्फ 10 दिन में हुआ? वो कैसे हुआ? देखिए, सीधी बात यह है कि आर्मी हमेशा अलग अलग कॉन्टिजेंसी, यानी कि अलग अलग प्लानिंग पे प्लान करती रहती है, प्रैक्टिस करती रहती है, हमेशा परपेचुटी में हमेशा आर्मी की तरफ से तैयारी होती है। अगर हमें पॉलिटिकली किसी चीज़ की इजाज़त मिलेगी, मतलब लीडरशिप से इजाज़त मिलेगी, तो हम वो जल्दी से जल्द में कर सकते हैं। जल्द से जल्द करना ज़रूरी था, क्योंकि हमने जो 18 जानें खोई थी, ये ज़रूरी था कि हम उनका बदला टाइम पे लें। ये कोई फ़ायदा नहीं है हम उसको 1 साल बाद अगर कुछ करें, और क्या हमने वो पिछले साल जो हुआ था तब किया था। अगर आप 2016 को सोचें, उसी साल कुछ महीने पहले पठानकोट के एयरबेस में टेररिस्ट घुसाए थे। उसी साल वो एक 6 मंजिली इमारत पे उन्होंने 66, श्रीनगर के बाहर पंपोर में 66 हॉस्टेजेस लिए थे, जो हमने 2 दिन लगे हमें उनको क्लियर करने में। तो ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशन वो करते जा रहे थे, जिसकी वजह से हमने ये ऑपरेशन को अंजाम दिया। ओके और ये सब 10 दिन में आप लोग रेडी थे इसकी वजह से एग्जीक्यूट हो? क्योंकि बेसिकली हमारी तैयारी होती है, हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। जो हमारे स्पेशल फोर्सेस हैं वो ऐसे ही टाइप के ऑपरेशंस की तैयारी करते रहते हैं, और भी कई टाइप के ऑपरेशन जिसको मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि हम वो सीक्रेट पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते हैं। तो वो इसीलिए जल्दबाजी, मतलब इतनी जल्दी कम समय में हम वो कर पाए। क्या उरी में, जैसे उरी के टाइम पे आप थे, तो ये बताओ कि उस उरी सर्जिकल स्ट्राइक में जो आपने देखी जी, तो क्या था कि उस मूवी में क्या नहीं दिखाया, क्या गलत दिखाया, क्या रियलिटी जो नहीं दिखाई? नहीं, रियलिटी तो वो रियलिटीज़ तो दिखा नहीं सकते जो पब्लिक को डिस्क्लोज ही नहीं की गई हैं एज ए मैटर ऑफ ऑपरेशनल सीक्रेट। तो वो बात तो हम तो नहीं कर सकते। दूसरा, कुछ एक फैमिलीज़ का एंगल डाल दिया उसमें, क्योंकि मूवी को सेल करना है, और वो सब नहीं था। ओके, उड़ी कुछ भी नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। और तीसरी चीज़, उन्होंने एक ही हीरो को प्रदान कर दिया। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। विकी कौशल ही सब कुछ नहीं करता है। अलग अलग टीम्स थी, अलग अलग जगह थे, हर जगह की जो ऑपरेशंस थे वो हीरोइक थे, बहादुरी थी, जांबाजी थी, सब सोल्जर्स की बराबर की हिस्सेदारी थी।
तो सो वो डिफरेंसेस क्रीप इन कर जाते हैं। कि सेलिब्रेट सिर्फ एक किया जा रहा है, दैट इज द, और कुछ द वे दे वर प्लान्ड और जो उन्होंने चीज़ें दिखाई उन सब में कोई डिफरेंस होता है? नहीं, उसमें काफ़ी चीज़ें तो वास्तविकता भी दिखाई कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कमांडोज कैसे तैयारी करते हैं, तो वो हमने भी तैयारियां की थी। तो कुछ एक चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन ओवरऑल जब एंड प्रोडक्ट होता है और वो ओरिजिनल सेटिंग से फिर हमारे जैसे लोगों को देखने में वो लगता है। जैसे मैं आपको उड़ी का ही बताता हूँ। उड़ी पिक्चर में जो दिखाया कि जो हीरो है अलग अलग जगह पे स्ट्राइक हो रही है, तो एक जगह पे स्ट्राइक में हिस्सा लिया और दूसरी जगह, उसके बाद वो दूसरी जगह में स्ट्राइक पे पहुंच गया, जबकि वास्तविकता में इन दोनों जगहों का अंतर ही इतना था कि कोई ऐसे एक दोनों जगह अलग अलग टीम्स गई थी, अलग अलग टीम्स तो गई थी, कोई एक जगह से दूसरी जगह एक दिन में क्या 2 दिन में पहुंच भी नहीं सकता। इतना डिफरेंस था दोनों की डिस्टेंस में। इससे हम क्या सीख सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक से? इससे सबसे बड़ी लर्निंग क्या है जो आपके लिए थी और हम सबके लिए भी? मैं ये एक चीज़ है जो मैं कई यूथ फोरम में या कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी बोलता हूँ, कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी बोलता हूँ, यानी कि ये एक यूनिवर्सल वैलिडिटी है इस बात की। इसमें क्या लेसन मिलता है? मैं हमेशा कहता हूँ कि लुक फॉर, देयर विल बी अपसेट्स इन लाइफ, मतलब हमेशा चैलेंजेस होंगी, अपसेट्स होंगे, फेलियर्स होंगे, लेकिन हर फेलियर में छुपी एक अपॉर्चुनिटी है। लुक फॉर दैट सिल्वर लाइनिंग। जब एक डार्क क्लाउड आता है तो कोई सिल्वर लाइनिंग आएगी, वो ढूंढो, वो मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया उस दिन, अगर हम सब हताश और निराश होकर बैठ जाते, हमारी तो 11 जवानों की जान चली गई, ये मातम चल रहा है, अगले 3-4 दिन यही मातम पूरे देश में अलग अलग, कोई हरियाणा में, कोई हिमाचल में, कोई उत्तराखंड में कवर किया जा रहा था, क्योंकि वो इस पे आ रहा था, बिहार में काफ़ी बिहार के इसमें जवान थे, तो टीवी पे। तो अगर हम सब मायूस होकर बैठ जाते, ये तो बहुत दुख हुआ और सबको बहुत दुख है और हम आगे से हम यकीन करेंगे कि हमारे प्रोटेक्शन स्ट्रांग हो, तो फिर हम अपॉर्चुनिटी खो देते। तो हमने एक अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया, ये अपॉर्चुनिटी को बदला कि आज तक जो नहीं हुआ हमने वो कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आई थिंक इसमें सबसे बड़ा लेसन हम सब की ज़िंदगी में, ये हमेशा लड़ाई ज़रूरी नहीं है कि हम लड़ाई में हो और इनकाउंटर में हो और टेररिस्ट के साथ हो। ज़िंदगी में जब भी निराशा होती है तो वो ढूंढिए मौका, वो हर जगह मौका मिलेगा। डोंट सी हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल डाउन, हैव इट इन यू टू पिक योरसेल्फ अप अगेन एंड अगेन। ओके, एज अ कमांडिंग ऑफिसर आपने उस टाइम की बहुत सारे किस्सों पे स्टोरीज लिखी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए ऑपरेशन क्या था व्हेन यू वर अ कमांडिंग ऑफिसर इन JNK? या सबसे, आई थिंक मोर देन इम्पॉर्टेंट, आई वुड से जो पर्सनली आपके लिए बहुत डिफिकल्ट था, दैट वुड बी अ बेटर थिंग। इट कैन बी मेंटली डिफिकल्ट, इट कैन बी फाइनेंशियली डिफिकल्ट, इट कैन बी ऑपरेशनली डिफिकल्ट, यू चूज। दैट्स अ बेटर क्वेश्चन। क्योंकि ऑपरेशन वाइज, ऑपरेशनल रियल्म से सभी ऑपरेशन इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी में 4 उग्रवादी मरे, किसी में 6 मरे, किसी में हमने अपने साथी खोए, किसी में हमारे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ऑपरेशनली तो ups and downs. Exactly. I'm just talking difficult, which was personally very difficult for you. So bravery of soldiers पे बहुत कहानी लिखी हैं, और मेरी जो अगली एक किताब भी मैं लिख रहा हूँ, फाइनल हो गई है, वो भी ऐसे कुछ ऑपरेशंस के बारे में है। मेरे यूनिट के एक चांबाज सिपाही के बारे में है, जो मोस्ट डेकोरेटेड सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी, हाईएस्ट डेकोरेटेड सोल्जर, जिसको हवलदार नायब सूबेदार चुन्नी लाल, जिसको अशोक चक्र मिला मरणोपरांत, वीर चक्र मिला और सेना मेडल। इतना हाई अवार्ड किसी के पास नहीं है इंडियन आर्मी में। वो आपके साथ थे? वो मेरा साथी था। वीर चक्र मेरे टाइम में मिला है जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था, मैं उस ऑपरेशन में उसके साथ था, उसके साथ मैं अनगिनत ऑपरेशंस पे रहा हूँ। तो लड़ाई के किस्से और ऑपरेशनल कॉम्बैट के किस्से की हम कई मिसालें दे सकते हैं, बात कर सकते हैं। उनके फुल नेम क्या था? लेकिन नायब सूबेदार चुन्नी लाल। ओके। वो तो पूरी अपने आप में किताब है, वो उसी के ऊपर एक किताब लिखी है। जो आपने बोला कि सबसे मुश्किल क्या चीज़ें होती हैं,
पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे क्या लगा, और फिर मैं बताऊंगा मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किस में मिली। सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे लगा कोई ऑपरेशन नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई कॉम्बैट नहीं। सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा वो पल जब मुझे फ़ोन उठा के किसी के परिवार को बताना था, किसी के वाइफ या पेरेंट्स को बताना था कि आज आपके लड़का वीरगति को प्राप्त हुआ है और कल उसकी बॉडी आएगी। कोई ट्रेनिंग दुनिया में, कोई मेंटल प्रिपरेशन, कोई चीज़ आपको इसके लिए तैयार नहीं कर सकती कि आप वो कैसे बताएं। और मुझे वो बदनसीबी प्राप्त हुई है कि मैंने 2 अफसरों को बताया, कि घर में बताया, क्योंकि हमारा ये तरीका है कि कमांडिंग ऑफिसर ही परिवारजनों को बताता है, और जब किसी जवान की डेथ होती है तो सूबेदार मेजर जो सीनियर रैंक होता है वो बताता है परिवार को, क्योंकि वो उनकी भाषा, उसके इलाके का रहने वाला होता है, तो वो बेहतर बातचीत कर सकता है। तो ये कहना कितना मुश्किल है, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। आप इमेजिन कीजिए कि मैंने फ़ोन उठाया और वो दूसरी तरफ से वो लेडी ने मुझे कहा, हेलो कर्नल दुआ, वो तो नॉर्मल जैसे हमसे बात कर रही हैं, और मैं किस मुंह से बोलूं कि ये हो गया और कल बॉडी आएगी, तैयारी कीजिए। आई थिंक इससे ज़्यादा मुश्किल और कुछ नहीं है। दूसरा, उस वक्त जब ये दोनों ऑपरेशन में, मैं ऑपरेशन में खुद साथ था, जब मैं वापस आता हूं तो ये फीलिंग आती है अपने दिल में कि मतलब आप जब फ़ोन उठाते हैं, या उनके बाद में मैं उनके घर जब गया हूँ कुछ दिनों बाद, उनके परिवार को मिला हूँ, वाइफ को मिला हूँ या पेरेंट्स को मिला हूँ सॉरी, तो ये फीलिंग आती है कि एक गिल्टी फीलिंग आती है कि मैं क्यों वापस ज़िंदा आ गया। वो तो यही सोचेंगे ना। इसे सर्वाइवर्स गिल्ट कहते हैं। ये एक बहुत प्रोनाउंस्ड फिनोमिना है, और ये कई बार आपको जगह, अभी तक वो मैं नहीं भूल पाता हूँ। ये तो था मुश्किल, मतलब जो मुश्किल काम लगा मेरे को। दूसरा जिसने सबसे ज़्यादा बड़ी सेटिस्फैक्शन हुई, ये मेरी इस किताब का अंत में, मतलब 12 स्टोरीज हैं, वो 13th है, आफ्टरवर्ड लिखा हुआ है, एक छोटा सा 2-3 पेज का। किसी ने मेरे से रिटायरमेंट से पहले एक फेयरवेल फंक्शन में सवाल पूछा कि व्हाट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर करियर, कि सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी आपके करियर की। तो मेरे दिमाग में सब आए, कितने मेरे अवार्ड्स हैं, जितने मेरे यूनिट साइटेशन मिली, यूनिट के अवार्ड मिले, जो भी हमें तमगे मिले, ऑपरेशनल सक्सेसेस कितनी मिली, सर्जिकल स्ट्राइक की मैंने बतौर कोर कमांडर, जिससे हमारे देश का रुख बदल गया। अभी हम बालाकोट स्ट्राइक करें, अब डोकलम किया हमने, मतलब अब एक बोल्ड रिस्पॉन्स दिखाना शुरू कर दिया। तो सर्जिकल स्ट्राइक की कितने सारी अचीवमेंट मेरे दिमाग में गूंजी। फिर मैंने सोचा नहीं, जो मेरे को अपने जवानों से प्यार मिला, अफसरों से जो लॉयल्टी मिली, जो कमरादरी हमारी थी, जो बैंड ऑफ ब्रदरहुड हम लोगों का था, जो हमने वो बॉन्ड्स बनाए आपस में स्टील से भी ज़्यादा मजबूत, वो ज़्यादा ज़रूरी थी इससे। लेकिन जब मैंने जवाब दिया तो वो इन दोनों से हटके था। क्या था वो? ये कि सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन मेरी है कि मैंने अपनी बटालियन के, एक बटालियन जो है ना 800 से 900 लोग होते हैं उसमें, जैसे मैंने कहा मैं कमांडिंग ऑफिसर था उस बटालियन का, वो पूरी फैमिली है, मैं उसी फैमिली में रहा हूँ 22 साल, लड़ाइयाँ लड़ी उनके साथ। तो अपनी बटालियन की ऑपरेशन में 2 विधवाओं की मैंने रीमैरिज कराई, पुनर्विवाह कराया, और इससे बड़ी सेटिस्फैक्शन मुझे और कोई नहीं मिलती। आज तक जब वो मैं मिलता हूँ, वो एक ऑफिसर की वाइफ जिसकी शादी हमने अपनी ही यूनिट में करवाई, वो अभी भी हमारी यूनिट में है, मतलब दूसरा उसका हस्बैंड भी, दूसरे हस्बैंड को भी वीर चक्र मिला है।
एक जवान की वाइफ की शादी कराई, किसी पुनर्विवाह कराया, उसके 2 बच्चे हैं, अभी भी मिलती है। इतने साल हो गए, मैं ये 99 की बात कर रहा हूँ, 98 और 99 में ये किस्से हुए, 98 में किस्से हुए थे दोनों। अभी मिलती है, पैर छूती हैं, उनके छोटे बच्चे देखता हूँ मैं, मुझे कितनी खुशी होती है। तो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन विच आई विल कैरी विद मी। तो जब मैं कभी वो चीज़ें सोचता हूँ कि मैं जिनको मैंने खोया, तो कभी कभी मैं इस तरफ देखता हूँ कि मुझे क्या एक अच्छा काम करने का भी भगवान ने मौका दिया। That's amazing. थैंक यू। You were talking about नायाब सूबेदार चुन्नीलाल सर। जी। उनके साथ कोई ऐसी स्टोरी बताओ जो हुई जिसकी वजह से उन्हें हाईएस्ट लेवल पे अवार्ड्स मिले। ऐसा किसी भी पूरी इंडियन आर्मी में अभी तक किसी को नहीं मिला है। तो ऐसा क्यों था, क्या था उनके बारे में, मतलब क्यों उन्हें ये मिला? एंड देन वन ऑफ द स्टोरीज विच यू शेयर विथ हिम, विच यू फील कि जो आपने देखा एंड यू स्पॉटेड मे बी इन एक्शन कि यार दिस इज द रीज़न व्हाई ही गॉट व्हाट ही गॉट। चुन्नीलाल एक बहुत अजीबोगरीब, आई से इट इन अ पॉजिटिव वे, अजीबोगरीब ब्रेव सोल्जर था। जब ये 20 साल का था, नया नया रिक्रूट भर्ती होकर हमारे यूनिट में आया था, तब हमारी बटालियन सियाचिन ग्लेशियर पे थी। और सियाचिन ग्लेशियर पे हमने एक पोस्ट पे हमला करके दुश्मन की एक पोस्ट अपने कब्जे में ली। उसकी ऊंचाई जानते हैं? 21,153 फीट। 21,000 फीट पर तो सांस लेना मुश्किल होता है। 8,000 फीट और ऊपर चले जाओ तो एवरेस्ट आ गए। लोग सिलेंडर लेके जाते हैं, पर्वतरोही, वो अपने माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन जाती हैं, और हमारे जवान जो है वो हथियार लेके अटैक करने गए थे। उसमें जो सबसे पहला सेक्शन ऊपर पहुंचा था, उसमें नायब सूबेदार बाना सिंह को परमवीर चक्र से नवाजा गया था। वो सेक्शन लीडर था। और जो पहले 2 जवान ऊपर पहुंचे थे, उनमें एक था चुन्नीलाल, एक रुकी मतलब एक बड़ा नौसिखिया नया 20 साल उम्र वाला सोल्जर, 20-21 साल इसकी उम्र थी। इसको सेना मेडल से नवाजा गया था। ये थी उसकी फाउंडेशन, बुनियादी ट्रेनिंग या बुनियादी ऑपरेशनलाइजेशन, कि वो परमवीर चक्र विजेता के साथ में उसने सेना मेडल लिया। और उसकी वो चाह रही, उसका वो एक मिसाल बन गया हमारे जवानों के लिए। हर ऑपरेशन में वो हमेशा आगे होता था। जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था, वो हवलदार था। और उसको जब वो एक ऑपरेशन में होता था तो मुझे बड़ा, मैं निश्चिंत होता था। अच्छा वो चुन्नी पहुंच गए? हाँ चुन्नी है सर। चुन्नी आधा टाइम छुट्टी नहीं जाता था कि मैं छुट्टी जाऊंगा, मेरे पीछे ऑपरेशन हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं मिस नहीं करना चाहता। ऐसा जांबाज सिपाही था वो। छोटा सा था, हाइट में, कद में मेरे से भी छोटा था, वेरी वेल बिल्ट, अच्छा प्लेयर था और अच्छा टीम प्लेयर भी था। चुन्नी जब एनकाउंटर में घेरा लगता था, मुझे याद है जब मैं उसके कभी एनकाउंटर में पहुंचना, चुन्नी आके बोलता था सब मैंने चेक कर लिया, या मैं बोलता था चुन्नी ने चेक कर लिया। चुन्नी जाके हर आदमी के पास जाता था, तुम्हारी पोजीशन ठीक है नहीं है। अच्छा, तो मतलब वो एक तो खतरा ले रहा है क्योंकि गोलियां चल रही हैं, वो खतरा मोल ले रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, बाकी सब अपनी आड़ के पीछे छुपे हुए हैं। लेकिन वो हर एक को चेक करता था, आश्वासन देता था, बोलता था ऑटोमेटिक फायर मत करना, बस्ट फायर मत करना, क्योंकि जोश में और उसमें घबराहट में कई बार बस्ट फायर करते लंबे लंबे तो एम्यूनिशन खत्म हो जाता है जल्दी। तो हर एक को सीख देता था। तो चुन्नी वॉज ए पिलर ऑफ सपोर्ट फॉर मी। और एक स्पेशल ऑपरेशन हुआ इस मेरे कमांड के दौरान, जिसमें उसको वीर चक्र से नवाजा गया। और फिर उससे इस ऑपरेशन के 7 साल बाद फिर एक ऑपरेशन हुआ। कुपवाड़ा में थी हमारी बटालियन। कुपवाड़ा में टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, बहुत गहरा कोहरा था और उसकी वजह से टेररिस्ट बीच में से निकल गए और ये उनके पीछे, ये और इसकी टुकड़ी उनके पीछे लगी रही। और एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसी स्थिति आई कि ये सब आमने सामने हुए। तो ये गुस्से में इसने चार्ज कर दिया उनके बीच में और इसने 3 टेररिस्ट सिंगल हैंडेडली मारे। उस ऑपरेशन में
और लेकिन उधर से भी फायर हुआ और ये सर्वाइव नहीं कर सका। तो उस ऑपरेशन में इसको अशोक चक्र से नवाजा गया, जो कि हाईएस्ट अवार्ड है पीस टाइम में। परमवीर चक्र का इक्विवेलेंट है अशोक चक्र। वाओ, ब्रेवरी एट इट्स पीक। बिल्कुल ओके, बिल्कुल। मुझे एक चीज़ बताओ कि हायरार्की कैसी होती है आर्मी में? लाइक व्हाट आर द पोजीशन? जैसे हम लोग सुनते हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट, क्या क्या कैसे कैसे पोजीशंस होती है? लाइक कहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम? कैन यू गाइड अस? देखिए पहले प्योरली तो बेसिस ऑफ पोजीशन, नॉट बेसिस ऑफ एनी कम्राडरी एंड ब्रदरहुड। आई नो कि ब्रदरहुड बहुत स्ट्रांग रहता है। जी, ब्रदरहुड कट्स अक्रॉस रैंक्स। हाँ, वो रैंक्स के मतलब कुछ मैं मतलब नहीं अगर था। एक कर्नल है और दूसरा अगर एक नायक है, लेकिन लड़ाई में हम भाई हैं, वी आर ब्लड ब्रदर्स। तो वो तो कोई रैंक इज प्योरली फॉर योर सीनियोरिटी, नथिंग, एंड जितने कितने साल आपने सर्विस की है। तो रैंकिंग्स क्या क्या तो होती है? पहले एक जवान की रैंकिंग लेते हैं, एक जवान सिपाही के रैंक पे भर्ती होता है, और बाद में वो कुछ टेस्ट और कुछ सर्विस करने के बाद वो नायक बन जाता है। ओके, नायक। नायक, ठीक है। नायक के बाद वो बनता है हवलदार। जैसे पुलिस में हेड कांस्टेबल होता है, तो ये हेड हवलदार होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे सूबेदार रैंक 3 होते हैं, नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार, ऊपर Okay. चढ़ते हुए, जैसे सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर एंड सीनियर इंस्पेक्टर। ठीक है। फिर ऑफिसर्स में आते हैं, इसके ऊपर होते हैं ऑफिसर्स। ओके। ऑफिसर्स में लेफ्टिनेंट पहला रैंक होता है, उसके बाद कैप्टन, ओके। फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, ब्रिगेडियर और जनरल। जनरल में मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल। तो ये रैंक है। जैसे लेफ्टिनेंट जनरल मेरा रैंक था जिस पे मैं रिटायर हुआ, ये आखिरी रैंक होता है। ओके। जनरल तो 3 साल में एक बनता है, वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन वो जनरल जो है वो फिर आर्मी का जनरल होता है, वो एक ही होता है। ओके, तो ये दिस इज दी हायरार्की, पूरी हायरार्की एक्सप्लेन्ड। okay, so what are the salary brackets in these general से if you want to break down to जवान, so जवान की सैलरी कितनी होती है on average? देखिए ये एक तो क्या होता है कि ये चेंज होती रहती है पे कमीशंस के मुताबिक। हर 10 साल में एक पे कमीशन बैठती है, चेंज होती है, ठीक है। तो अगर एक जवान की सैलरी 24-25 हज़ार से शुरू होगी, लेकिन उसके साथ में उसका अलाउंस होता है, कोई डियरनेस अलाउंस होता है, फिर उसके, तो इसको इतने इजीली क्वांटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि अगर मेरी सर्विस, अगर वो जवान लद्दाख में सर्विस कर रहा है तो उसको हाई एल्टीट्यूड या सुपर हाई एल्टीट्यूड अलाउंस इतना मिलेगा, वो उसकी सैलरी के लगभग बराबर हो जाएगा। अगर वो कोई एनएसजी में डेपुटेशन पे जाता है तो उसको एक डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा जो फिर उसकी सैलरी सब्सटेंशियली बढ़ जाती है। तो सैलरीज जो हैं इस हिसाब से होती हैं। ओके। और सैलरीज हर साल बढ़ती हैं। वो हर साल ऐसे बढ़ती है कि हर एक का एक पेमेंट इंक्रीमेंट होता है। मतलब आप उसी रैंक में रह रहे हैं लेकिन आपको हर साल एक इंक्रीमेंट मिलता है। इसके अलावा डीएनएस अलाउंस जैसे मैंने आपको बोला और दूसरे अलाउंसेस, इसके अलावा कुछ टेक्निकल अलाउंसेस होते हैं, इंस्ट्रक्शनल अलाउंस होता है। किसी ने अगर कोर्स किया और इंस्ट्रक्टर का कहीं पे वो सिखा रहा है वही हुनर, वही स्किल दूसरों को, उसको वो अलाउंस मिलता है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डायनामिक्स। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द लास्ट पोजीशन यू हैड, लेफ्टिनेंट जनरल, राइट? तो उसके क्या क्या प्रिविलेजेस होते हैं विच कम्स विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट उनके क्या क्या प्रिविलेजेस होते हैं, उनकी सैलरीज कितनी होती है? जो मेरा रैंक था लेफ्टिनेंट जनरल का, जो रैंक होता है वो दैट इज सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके। इक्वलेंट टू सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो एपेक्स रैंक होता है, एपेक्स स्केल होता है, वो मतलब जैसे जब तक मैं रिटायर हुआ था वो 2,25,000 था। ओके। तो वो 2,25,000 रहता है। सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग। और उसके बाद उसके साथ प्रिविलेजेस होते होंगे ना, कुछ की कार होती होगी, घर होता होगा, या दोज आर रिक्वायरमेंट्स। हाँ, मतलब क्या क्या गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड। एक रेजिडेंस होता है क्योंकि आपको उस शहर में रहना पड़ता है जो शहर आपका नहीं है। आप अपने होम टाउन में नहीं रह रहे हैं, आप सरकार की मर्जी पे आपकी पोस्टिंग होती है और जहाँ आपकी ज़रूरत होती है आपको वहाँ पोस्ट किया जाता है, तो घर दिया जाता है। घर ऐसा होना चाहिए कि आप अपने प्लेस ऑफ वर्क में आसानी से आ जा सकें। आने जाने के लिए गाड़ी दी जाती है क्योंकि आप दिन में बहुत मीटिंग्स होती हैं, जाना होता है, ये वो, तो ऑफिशियल गाड़ी इस पर्पज़ के लिए होती है।
जैसे मैंने आपको कहा कि मैं रिटायरमेंट पे अपनी गाड़ी छोड़ दी थी। गाड़ी छोड़ के मोटरसाइकिल पे गया था, वो इट केम ऑल ओवर इन द मीडिया। तो फिर वो तो एक ऑफिशियल गाड़ी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, हर एक को मिलती हैं, जो मतलब वो हर जवान से लेके सीनियर ऑफिसर तक मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं, वो मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे को हर एक को मिलती हैं। तो ये कुछ है। एंड मेडिकल जो इंश्योरेंस या फैसिलिटीज़ या अलाउंसेस जो भी आप बोलो उनको, वो सिर्फ आपको मिलता है कि आपके साथ पूरी फैमिली को मिलता है? वो हमारे साथ पूरी फैमिली को मिलता है, क्योंकि लेकिन वो फैमिली को तब तक मिलता है जब बच्चे डिपेंडेंट होते हैं। ओके। जब बच्चे आपके 21 साल के बड़े हो गए तो फिर उसके बाद बच्चों को वो लागू नहीं है। So, बस आपको और आपकी वाइफ को मिलेगा? आपको, आपकी वाइफ को और पेरेंट्स को? हर सोल्जर्स को। पेरेंट्स अगर डिपेंडेंट हैं आप पे तो पेरेंट्स को मिलता है। अगर पेरेंट की खुद की इनकम है या पेंशन है, जैसे मेरे फादर एयरफोर्स में थे, मेरे फादर मेरे डिपेंडेंट नहीं हो सकते क्योंकि वो एयरफोर्स में, खुद एयरफोर्स में थे, और अब भी वो रिटायरमेंट के बाद अपने बलबूते पे एज ए रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन, जैसे मैं भी एक रिटायर्ड आर्मी मैन हूँ, वो रिटायर्ड एयरफोर्स मैन है, तो उनको जो फैसिलिटीज़ ऑथराइज्ड हैं वो अपनी फैसिलिटीज़ ले रहे हैं। गॉट इट। तो इट फॉलोज दैट लॉजिक ऑफ रिक्वायरमेंट। ओके। एंड व्हाट्स द पेंशन आफ्टर यू रिटायर? तो जो आपकी मैंने बताया सैलरी होती है उसका हाफ होता है पेंशन। ओके। और वो लाइफ लॉन्ग रहती है कि उसका एक पीरियड होता है कि 5 ईयर 10 ईयर के बाद बंद हो जाएगा? पेंशन जो है वो लाइफ लॉन्ग रहती है। ओके, वो लाइफ लॉन्ग रहती है। एंड दैट उसके साथ, लेकिन फिर उसके बाद आपको घर अब आपका खुद करना पड़ता है, गाड़ी खुद करनी होती है, एवरीथिंग। ओके, दैट वो आपको आपकी पेंशन में से निकालना होता है, वो आप गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती आफ्टर रिटायरमेंट? नहीं, गवर्नमेंट कुछ नहीं प्रोवाइड करती रिटायरमेंट के बाद। वो तो गवर्नमेंट सिर्फ आपको काम में हेल्प करने के लिए प्रोवाइड करती है। दैट इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल योर ऑफिशियल पर्पसेस। ऑफिशियल पर्पसेस। अग्निवीर क्या है और 4 साल बाद उसमें रिटायर क्यों होना है, क्या सीज़न है, उसके बारे में बताओ। और अगर आप आज ज्वाइन होते आर्मी में और अग्निवीर वाले कॉन्सेप्ट के थ्रू आप अगर एंटर होते तो फिर आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो क्यों गवर्नमेंट ने ऐसा वो बनाया और उसका महत्व क्या है? वैसे पहले तो मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनर देता हूँ 2 लाइन का। हालांकि सबको पता है अग्निवीर क्या है, लेकिन कभी कभी खास तौर पे पब्लिक की व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा फ़र्क हो सकता है। अग्निवीर एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया आर्मी ने, देश ने, गवर्नमेंट ने, जिसमें कि हम सैनिक लेंगे 4 साल के लिए। 4 साल के बाद हम सिर्फ बेस्ट 25% को रखेंगे और बाकी 75% को जाने देंगे। ओके। इसी तरह हर साल आते रहेंगे। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि पहली बात, कई ऐसे लोग हैं जिनके दिलों में देश के लिए जज्बा बहुत है, जोश है, लेकिन वो फौज को अपना लाइफ लॉन्ग कैरियर नहीं बनाना चाहते। तो जितने भी वैसे नंबर्स हैं उनको कम से कम मौका मिलेगा सर्विस करने का, तो बाहर चले जाएंगे। बाकियों को ये 17 साल की उम्र में भर्ती है, तो अगर कोई 17 साल की उम्र में भर्ती होता है तो 21 साल की उम्र में बाहर हो गया। अगर वो 21 साल की उम्र में बाहर हो गया है, अगर 18 में भर्ती हुआ तो 22 साल की उम्र में बाहर हो गया। आज की तारीख में मुझे बताओ 22 साल पे कौन काम कर रहा होता है? पढ़ ही रहे होते हैं अभी तक। तो ये 22 साल की उम्र में जब आएगा, अगर जवान के रैंक पे है, तो 22 साल की 21 या 22 साल की उम्र का लड़का जिसने 4 साल फौज में सर्विस की है, जिसको 21 लाख रुपए मिल चुके हैं। 21 लाख रुपए कौन 21 साल का लड़का कमा लेगा? 21 लाख रुपए इसको मिल चुके हैं। और कौन सी ऐसी कंपनी होगी, प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, आईटी, कॉल सेंटर, कौन सी ऐसी कंपनी होगी जो उसको उसकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक अगर वो फिट बैठेगा तो उसको नहीं लगाना चाहेंगे, जिसमें ऐसा डिसिप्लिन आ गया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है, जांबाजी आ गई है, क्योंकि वो उसका काम करने का नज़रिया ही अलग होगा, उसकी डीलिंग दूसरे लोगों के साथ अलग होंगी, वो एक बहुत कॉन्फिडेंट आदमी होगा, वो कॉम्बैट में रह के आया है। तो ये है उसका मोटा तौर पे फायदे क्या है हमारे को। एक तो मैं जैसे आपको बताया कि जो नहीं रहना चाहते वो उनको वापस जाने का मौका मिलता है।
दूसरा, हमें बेस्ट सोल्जर मिलते हैं क्योंकि हम बेस्ट 25% सेलेक्ट करेंगे और वो रेगुलर सोल्जर बनेंगे, मतलब वो करियर सोल्जर बनेंगे। दूसरी तरफ आज टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि आप आज एक चीज लेते हो वो कल आउटडेटेड हो जाती है। ट्रू। तो आज आप मेरे को सिखाना चाहो, जितने ये टिकटॉक और टेलीग्राम और स्नैपचैट और ये सब मैं नहीं सीखूंगा, मैं मुश्किल से एक फेसबुक पे अटक जाऊंगा या इंस्टाग्राम पे अटक जाऊंगा। लेकिन नई पीढ़ी को सिखाने की जरूरत नहीं है, वो सीखे सिखाए आते हैं। तो सिर्फ ठीक इसी लॉजिक से आपको एक नया स्मार्टफोन लेते हो, आज मैं एक नया स्मार्टफोन लूँ, मुझे उसको करने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन आपको और एक यंगर जनरेशन को परेशानी नहीं होती उसको सेटल करने में, उसको हैंडल करने में, सॉरी। तो जब हम हर 4 साल बाद नई पीढ़ी को अंदर, नई यूथ को दाखिल करते रहेंगे, वो टेक्नोलॉजी एनेबल्ड होंगे, वो ऑलरेडी एनेबल्ड होंगे, सिखाना नहीं पड़ेगा, उनको सिखाना नहीं पड़ेगा। जो लेटेस्ट एनेबलर्स हैं वो उनसे वो वाकिफ होंगे। तो ये एक और एडवांटेज है। और हमारी आर्मी का एक यूथफुल प्रोफाइल रहेगा, हमेशा यूथफुल प्रोफाइल रहेगा। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस। लेकिन आखिर में ये कहना चाहूँगा कि एक नया तजुर्बा सरकार ने स्टार्ट किया है, इसकी बहुत निंदा भी हो रही है क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि हमारे को एक पूरा जॉब मिल जाए, हमें एक जॉब मिल जाए तो फिर उससे हटे नहीं। लेकिन एक सोल्जर का जॉब जो होता है वो 15 साल की सर्विस होती है, मैक्सिमम 17 साल, अगर उसकी प्रमोशन नहीं होती। तो उसकी उम्र कितनी होती है? अगर उसने 17 साल में भर्ती हुआ है और 17 साल और कर लेगा तो 34-35 साल की उसकी उम्र होती है। 34-35 साल में आदमी ना इधर का ना उधर का, अब उसने सर्विस भी इतनी कर ली, अब उसको जॉब भी आसानी से नहीं मिलता। 21-22 साल के लड़के को आसानी से जॉब मिलेगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इस नए एक्सपेरिमेंट को ट्राई करें। हाँ, इसमें कोई चीज़ें कमियां नज़र आएंगी तो जाहिर है उसमें फिर मॉडिफिकेशन लाई जाएगी। एवोल्यूशन इसी को कहते हैं। तो अब एक बात करते हैं पहले कि इंडिया की करंट जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, हाँ, सॉरी, आपने पूछा लाइक व्हाट इज द स्टेट ऑफ आर्म्ड फोर्स। तो देखिए ऐसा है, अब हमारे को 2 फ्रंट थ्रेट है, यानी चाइना और पाकिस्तान दोनों से हमें थ्रेट है कि, और वर्स्ट केस क्या है हमारे लिए, सबसे बुरी स्थिति ये हो सकती है कि दोनों इकट्ठा हमारे ऊपर आक्रमण करें। तो हमें तैयारी उस हिसाब से करनी है और साथ ही साथ हमें तैयार रहना है। ये जो प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान चला रहा है, जो टेररिज्म की लड़ाई जो हमारे साथ चल रही है, तो एज फार एज टेररिज्म इज कंसर्न और पाकिस्तान इज कंसर्न, हमारे वी आर मोर देन एडिक्वेट। टेररिज्म में हमारा प्रोसेसेस इवॉल्व हो गए हैं। एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड हमारा LOC पे बहुत मजबूत है। राष्ट्रीय राइफल्स हमने रेस की हैं, जो तकरीबन 65-66 हज़ार की एक संख्या की फोर्स है। ये दुनिया भर में सबसे बड़ी काउंटर टेररिज्म फोर्स है जो राष्ट्रीय राइफल्स हमने रेस की है। और उसके चलते अब मैं कई पहलुओं में, कई रैंक्स में वहाँ JNK में रह चुका हूँ, हिस्सा ले चुका हूँ इन ऑपरेशंस में। तो मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि छुटपुट वारदातें हो जाती हैं, टेररिज्म इसीलिए सक्सेसफुल है दुनिया भर में, लेकिन ओवरऑल अब चैन व अमन है। जम्मू कश्मीर नॉर्मलसी की तरफ चल रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, हड़तालें नहीं होती, बंद नहीं होते, पथराव नहीं होते, मार्केट बंद खुली रहती है। मतलब ओवरऑल नॉर्मलसी की तरफ हम चल रहे हैं। तो ये रही प्रॉक्सी वॉर। एज़ फार एज कन्वेंशनल इज कंसर्न, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हम पाकिस्तान के 2 हिस्से कर चुके हैं। हर युद्ध में हम उनके ऊपर हावी हो चुके हैं। कन्वेंशनली हम पाकिस्तान का हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं है, इसीलिए उन्होंने टेररिज्म शुरू की थी। हम काफ़ी पावरफुल हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, हमेशा रहे हैं। अब रही चीन की बात, चीन की आर्मी बहुत बड़ी है, हमारी आर्मी से कहीं ज़्यादा बड़ी, लेकिन चीन देश भी बहुत बड़ा है।
चीन के 14 देशों से लैंड बॉर्डर्स हैं, ओके, और देशों से भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं। फिर उसके अलावा उनके समुद्र में बॉर्डर इश्यूज़ हैं। उनकी बॉर्डर इश्यूज़ हैं वियतनाम से, फिलीपींस से, जो स्प्रैटली आइलैंड साउथ चाइना सी में हैं, इंडोनेशिया से, ताइवान से, तो वो वहाँ भी उनकी इश्यूज़ हैं। तो हालांकि उनकी सेना बड़ी है, तो उनकी सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हमारे से कहीं ज़्यादा हैं। जितना हमारे से ताल्लुक़ है उसमें हम उनका मुकाबला हम उनके मतलब 1-on-1 इक्वल हैं। ओके। अभी लद्दाख में जितनी डिप्लॉयमेंट उन्होंने की है पिछले 3 साल, उन्होंने 2020 में जो की, हमने भी उसी 2020 में उनको वो डिप्लॉयमेंट करके दिखाई मतलब हम ये एक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट थी और हमने कर ली। चीन ने उम्मीद नहीं की थी कि हम वो डिप्लॉयमेंट कर पाएंगे सर्दियों शुरू से होने से पहले, क्योंकि उसके बाद सर्दियों में वो सड़कें बंद हो जाती हैं। और पिछले 3 साल में हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर लद्दाख में इस कदर बढ़ गया है कि चीन को भी हैरानी होती है। और चीन ने 2 बार DSDBO रोड जब बनी, तो ब्रिज बना, तो उस पर प्रोटेस्ट किया। वो हमारे अंदर हमें अपनी रोड बनाने पे ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब हमारी धीरे धीरे हमारी वहाँ पे मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस और बढ़ गई है। और इसके अलावा कितने ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलिट्री, एयरफोर्स, आर्मी के हम ले चुके हैं। नेवी के भी हमारे जो रिकॉग्निजेंस एयरक्राफ्ट हैं, वो नेवी वाले भी हमने यहाँ पे यूज़ किए चीन के ख़िलाफ़। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि 2017 में अगर आपको याद हो, तो डोकलम में हम लोग जब वो भूटान की तरफ, एक ट्राई जंक्शन है इंडिया, चीन और भूटान का, तो वहाँ पर जब वो उनकी आर्मी जब आगे बढ़ रही थी भूटान की तरफ, तब हमारी आर्मी उनके आगे खड़ी हो गई थी और हमने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। वो इस रिएक्शन की भी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि हमारी आर्मी ऐसे खड़ी हो जाएगी और बैक डाउन नहीं करेगी। आखिर में उनको अपनी प्रोग्रेस रोकनी पड़ी और फिर वहीं पे उन्होंने अपनी भूटान को भी सपोर्ट किया। जी, ओके। अब एक आप बता रहे थे कि हमें इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि पाकिस्तान और चाइना दोनों से अगर कभी अटैक हुआ, क्योंकि सिंस ये बहुत सारे रूमर्स हैं और रियलिटी है कि नहीं है, वो द वर्ल्ड विल टेल, कि चाइना बहुत सपोर्ट करता है पाकिस्तान को इंटरनली और उनकी इकोनॉमी टेक्निकली चाइना ही चला रहा है एक तरीके से, क्योंकि बहुत डेट दे रखा है और दे सपोर्ट। तो देयर लेट्स से हाइपोथेटिकली अगर वो दोनों ट्राई करते हैं एंटर करने का, कि कहीं एक जगह से आप थोड़ा गुमराह करो और दूसरी जगह से एंटर करने की कोशिश करो, तो क्या इंडिया प्रिपेयर्ड है कि दोनों एक साथ पे उन दोनों के अगेंस्ट खड़ी हो पाए? द शॉर्ट आंसर इज़ येस, हम तैयार हैं। हमने अपनी जो लड़ाकू फॉर्मेशंस हैं, सेनाएं हैं, उनको रीपर्पस कर दिया, मतलब इस हिसाब से रीओरिएंट कर दिया है। मैं एक रीपर्पस, एक सिविलियन लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। तो दूसरी तरफ मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है कि ये आसानी से होगा, क्योंकि चीन अगर सुपर पावर बनने के सपने देखता है, नंबर 1 सुपर पावर बनने के सपने देखता है, तो वो किस मुंह से कहेगा कि मतलब मेरे भारत का युद्ध था और हमने फिर पाकिस्तान को बोला हमें हेल्प करो। तो वो उसके लिए लॉस ऑफ फेस होगा। और चीन जैसे देश में, इन देशों में लॉस ऑफ फेस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। लॉस ऑफ फेस है, मतलब देखिए, आप एक सुपर पावर हैं और आपको इंडिया से टक्कर लेने के लिए फिर एक और छोटे से देश से सहारा लेना पड़ा, तो ये एक सुपर पावर को शोभा नहीं देगा, वो ये मान के नहीं करेगा। हाँ, पैसिव तरीके ज़रूर होंगे सपोर्ट के, जैसे उस टाइम पे टेररिस्ट अटैक को बढ़ा दो ताकि हमारी सेनाएं कुछ उस तरफ लगी रहें। उनके जो एयरफील्ड्स हैं वो बहुत ऊंचाई पे हैं, तिब्बत में हाइट पे हैं। जब एक एयरफील्ड जब ऊंचाई पे होता है तो उसकी टेक ऑफ, उसकी लोड कैरी करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। तो अगर जैसे हमारे चंडीगढ़ और अम्बाला से टेक ऑफ करते हैं और वहाँ टाइम पे पहुँच जाते हैं, तो हमारी लोड कैरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, चाहे वो फ्यूल हो चाहे वो बॉम्ब हो। तो वो ये कर सकता है गिलगिट बाल्टिस्तान के इलाके में, जहाँ पे ऑल्टीट्यूड थोड़े कम है, वो गिलगिट बाल्टिस्तान के इलाके में चाइना को एक्टिव एयर बेसिस दे दे अपने, जैसे हमारे लिए अम्बाला चंडीगढ़ हो गए। तो मेरा कहने का मतलब है ऐसे टाइप के पैसिव सपोर्ट दे सकता है, लेकिन वो भी अपनी सेना से पाकिस्तान से चढ़ाई करवाए जब हमारा आपस में युद्ध हो, ये मुझे लगता है फार फेच्ड होगा। ओके, सो ये बहुत डिफिकल्ट है, और अगर हुआ भी तो काफ़ी हद तक हम प्रिपेयर्ड है।
हम प्रिपेयर्ड हैं। अगर दोनों की तरफ से हुआ तो भी मैंने आपको पहला जवाब ये दिया था कि हम प्रिपेयर्ड हैं। हमारी जो हमारी ऑफेंसिव फॉर्मेशंस हैं जिन्होंने इसमें, और जो डिफेंसिव फॉर्मेशंस हैं, दोनों को क्लियर कट डिवीज़न है और दोनों एक दूसरे के सपोर्ट हमने और बहुत फोर्सेस रेस की हैं। अभी हमने माउंटेन स्ट्राइक को रेस कर लिए इसी पर्पस के लिए, क्योंकि पहले हम चीन से मानते थे कि खतरा इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि चीन और हमारे आपस में जो भी झड़पें होती थी हम बातचीत से मामले से सुलझा लेते थे। लेकिन अब नहीं हो रहा, तो माउंटेन स्ट्राइक को रेस की है। और क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से खतरा कम हो गया है, इसलिए हमने, और जैसे मैंने आपको रीओरिएंट किया है फोर्सेस को, वो भी हम कर चुके हैं। रिसेंटली अभी एक न्यूज़ आई थी कि POK जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो उसको इंडिया का पार्ट बनना है। डू यू थिंक कि ये पॉसिबल है? एंड यूनियन मिनिस्टर हैज सेड कि वन डे दिस माइट हैपन ऑटोमेटिकली। आपको लगता है कि इस बारे में क्या है, सच में पॉसिबल है? देखिए, दिस माइट हैपन ऑटोमेटिकली को तो मैं ये कहूँगा कि कुछ एक घटनाएं ऐसी हुई हैं पिछले 4 सालों में, जब से हम 2019 अगस्त में हमने आर्टिकल 370 को डाइल्यूट किया था। 4 साल हो गए हैं, और इन 4 सालों में कश्मीर में जो डेवलपमेंट हुई है दैट हैज़ बीन फिनोमिनल, जो पिछले 70 सालों में नहीं की। ये जो सरकारें थी, जो स्वार्थी सरकार थी, स्टेट गवर्नमेंट्स थी, और उनकी अपनी जो आपस की डायनेमिक्स थी और टेररिज्म को मिला करके ये नहीं कर पाए। तो इधर डेवलपमेंट बहुत हुई है। और पिछले 4-5 साल से, जब से इमरान खान की सरकार थी और अब जो इंटरिम गवर्नमेंट है, बिल्कुल तकरीबन वही पीरियड है, पाकिस्तान का पतन हुआ है। तो ये जो यूथ है जो देखते रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, हम क्या चाहते, आज़ादी, ये नारे लगाते थे, अब किस चीज़ की आज़ादी मांगेंगे? ये इस डेवलपिंग कश्मीर को छोड़ के क्या वो POK में जाना चाहते हैं, यहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है? दूसरी तरफ बहुत खबरें आई हैं, आपने भी शायद देखी होंगी, कि POK में लोग नारे लगा रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ। POK में लोग नारे लगा रहे हैं उनकी जो कमियां हैं, नॉन डेवलपमेंट, उसके खिलाफ। तो जब उनकी प्रोटेस्ट होती है और उसको प्रोटेस्ट को पुट डाउन किया जाता है, तब ऐसी अटकलें शुरू हो जाते हैं कि दिस माइट हैपन ऑटोमेटिकली। हमें लड़ाई करके नहीं लेना पड़ेगा। वहाँ के लोग कहते हैं हमारे को ऐसे कश्मीर जैसा एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। तो पहले था कि हमारे यूथ कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान चाहते हैं, अब वहाँ के लोग जो अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उससे ही अटकलें शुरू होते हैं। तो वहाँ के लोग देख रहे हैं अब की डेवलपमेंट तो इंडिया में है जी। इंडिया में पार्ट जो था कश्मीर का, वो पहले कैसा था और अब क्या हो रहा है उधर। सो वी आल्सो वांट टू बी द पार्ट ऑफ इट। और हमारी गवर्नमेंट ने तो लेजिस्लेचर में उनकी सीटें रखी हुई हैं, क्योंकि हमारे लिए तो JNK एक हिस्सा है। वो तो पाकिस्तान ने फोर्सिबली आकर के 1948 में कुछ कब्जा कर लिया। इज़राइल जो मोसाद इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं, राइट, वो वर्ल्ड नोन है, वर्ल्ड वाइड इतना उनका नाम है कि उनके पास बेस्ट इंटेलिजेंस है। उनके पास जो एक टेक्नोलॉजी की काफ़ी सोशल मीडिया में बात होती है कि उन्होंने अपनी कंट्री के बाहर एक आर्टिफिशियल लेयर बना रखी है कि जो उनकी मिसाइल्स भी आती है तो वो बाहरी एटमॉस्फेयर में ही फूट जाती है। आयरन डोम बना रखा है, तो आयरन डोम को भी लोग पेनेट्रेट नहीं कर पाते, उनकी मिसाइल्स भी अंदर नहीं आ पाती, राइट। ऐसी इंटेलिजेंस जो इतनी स्ट्रांग है, उनमें फेलियर कहाँ हुआ? फ्रॉम एन इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव आपको कहाँ लगता है कि फेलियर कहाँ हुआ होगा? कैसे कोई हमास जो एक बहुत छोटी सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, या आई डोंट वांट टू यूज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन येट, बट जो भी हमास को जैसे भी लोग बुलाते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो परफेक्ट। सो हमास जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये ब्रेक कैसे किया? तो मतलब उनके पास ज़्यादा क्या था ऐसा? इज इट इंटेलिजेंस फेलियर, इज इट टेक्नोलॉजी फेलियर, इज इट मसल पावर फेलियर, क्या हुआ? ये एक सिंपल आंसर देना ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। हुआ ये है, पहली बात तो इजराइल को सबसे ज़्यादा खतरा नॉर्थ से था। वो लेबनान से, जहाँ से हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है, वो हिजबुल्लाह से खतरा था इजराइल को। तो इनका फोकस जो है ज़्यादा नॉर्थ की तरफ था। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि साउथ से हमें खतरा आएगा। हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर है, कुछ एक टेररिस्ट एक्ट करता है, लेकिन जब उन्होंने टेररिज्म वाले एक्ट किए हैं तो इजराइल से उनको मुंह की खानी भी पड़ी है, बहुत नुकसान उठाया उन्होंने,
क्योंकि वो गाजा पट्टी तीनों तरफ से इजराइल से घिरी हुई है, वो उनके शिकंजे में है। उनको बिजली पानी इजराइल देता है, उनके पास क्या चीज़ अंदर जाएगी और क्या नहीं जाएगी, चाहे वो दवाई हो चाहे वो खाना हो, वो इजराइल डिसाइड करता है। तो वो एक किस्म से इनके शिकंजे में थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इधर से हमें इतना बड़ा अटैक आएगा। छोटे मोटे पेट्रोल आते हैं, रेड करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, जाते हैं, फिर ये वापस पलटवार करते रहे हैं, वो सब होता रहा है। पर इस पैमाने पे वो हमास ऐसी जुर्रत कर पाएगा, ये इन्होंने कभी सोचा नहीं था। तो वो भौचक्के तो वो इसलिए रह गए। दूसरी तरफ हमास भी पिछले कुछ सालों से हमास को बहुत ज़्यादा शय मिल रही है। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ईरान। और ईरान हमास को शय दे रहा है। ये कोई सोचता नहीं है, कभी भी ये माना मतलब विश्वास नहीं किया जाता इस बात पे कि ईरान क्यों देगा शय। ईरान शिया है और हमास जो है वो सुन्नी है। लेकिन अब ईरान के लिए शिया सुन्नी से बढ़कर है इजराइल के खिलाफत, इसलिए वो उनको शय दे रहा है। बहुत सारा असला दिया, हथियार दिए। फिर कतर है, तुर्की ने भी कुछ मदद की है, सीरिया मदद कर रहा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, और इजराइल जो है इनको सोचता रहा कि ये मतलब छोटे मोटे टेररिस्ट एक्ट ही करते रहेंगे, उनको मेन खतरा हिजबुल्लाह से था। सो ये कुछ एक फैक्टर्स को मिला जुला कर आई थिंक ये थोड़े कॉम्प्लेसेंट हुए और उनकी हिम्मत बढ़ गई। और आखिरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि फिर इन्होंने मतलब हिम्मत क्यों बढ़ गई और क्यों इन्होंने किया, वो इन्होंने इस वक्त इसलिए किया कि अब्राहम अकॉर्ड्स चल रहे हैं। सऊदी अरेबिया और इज़राइल के बीच में, सऊदी अरेबिया और इज़राइल के बीच में रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात और इज़राइल के बीच में रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। तो अगर अरब वर्ल्ड इज़राइल के साथ मिल जाएगी तो फिर हमास को लगता है कि हमारा महत्व तो और कम होता जाएगा। फिर अगर ये लोग दोस्त बन गए आपस में तो फिर हमें कौन सपोर्ट करेगा। उधर सऊदी अरेबिया ईरान के साथ भी दोस्ती बढ़ा रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर यहाँ पे रिलेशन स्मूथ हुए तो उनके हित में नहीं है, ये सोच के उन्होंने फिर ये कदम उठाया होगा। ओके, सो हियर्स अ क्वेश्चन ऑन दिस कि ऐसे एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा अटैक कर देती है, तो इससे हमें क्या लेसन सीखना चाहिए और हम कैसे प्रिपेयर्ड हो सकते हैं? क्योंकि अभी मैं कल पढ़ रहा था, बिकॉज मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जब भी वर्ल्ड वाइड कुछ भी वॉर होता है, मैं एज एन इंडियन सिटीज़न मैं सबसे पहले ये पढ़ता हूँ कि इंडिया को क्या होगा, इंडिया को कुछ गलत होगा क्या। तो वन ऑफ द बिगेस्ट चीज़ जो आ रही थी कि इंडिया का हम लोग एक कॉरिडोर बना रहे थे जो मिडिल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट करने के लिए, इंडिया टू मिडिल ईस्ट एंड यूरोप करके जो कॉरिडोर बनाते हैं। तो उस कॉरिडोर में बीच में हमको इनकी ज़रूरत पड़ती, यहाँ से निकलने की ज़रूरत पड़ती, और वो कॉरिडोर अब रुक जाएगा फॉर द टाइम बीइंग। और वो हमारा जो सपना है कि एक पूरे हम इसको हम लोग एक रोडवेज या ट्रेन लाइन से जो कनेक्ट करेंगे वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। सो इंडिया को ये थोड़ा सा है जो ड्रॉबैक होगा फॉर अ टाइम बीइंग, उसकी कॉन्वर्जेशन रुक जाएगी कि इंडिया से आप यूरोप कनेक्ट कैसे करोगे। तो मैं ये चीज़ पढ़ रहा था कि फ्रॉम द ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू तो इंडिया को ये ड्रॉबैक होगा। इसके अलावा आपको लगता है कोई और ड्रॉबैक होगा? और अगर नहीं होगा तो डायरेक्ट आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या लेसन सीखने चाहिए हमें। देखो, पहले ड्रॉबैक की बात कर लेते हैं। जो ड्रॉबैक आप कह रहे हो, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात अभी G20 में ही तो पिछले महीने तो प्रपोज हुआ है। तो उसमें हाँ ज़रूर उसके थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, लेकिन मैं मानता हूँ वो आज नहीं तो कल हो जाएगा, क्योंकि उसमें सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन्वॉल्व, लेकिन इजराइल का हाइफा पोर्ट भी इन्वॉल्व है। एग्जैक्टली। तो वो थोड़ा धीरे हो जाएगा, लेकिन लाइफ विल गो ऑन, हो जाएगा। इससे मिडल ईस्ट टर्मोइल में आएगा, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, वो पूरे विश्व को इफेक्ट करेगा, इंडिया को भी इफेक्ट करेगा। तो ऐसी इंस्टेबिलिटीज़ का जितना इफेक्ट बाकी देशों में होगा, इंडिया में भी होगा। जो पहली बात आपने पूछी वो ज़्यादा मायने रखती है कि हमें लेसन्स क्या लेने चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर में जो उग्रवादी हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या उनके ISI हैंडलर्स हैं जो ISI है या सेपरेटिस्ट हैं, इन सब ने पैलेस्टीन की इंतिफादा हुई थी
सेकेंड इंतिफादा 2005-06 में जब शुरू हुआ था, उसमें उन्होंने पथराव करना शुरू किया था, स्टोन पेल्टिंग। और हमने J&K में, हमारे J&K की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इनसे सीख ली थी। और 2009, 10, 11 से पथराव शुरू हो गया था जम्मू कश्मीर में। और पथराव जब मैं कोर कमांडर था बहुत अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया था। जब हमने बुरहान वानी को 2016 में मारा, जो उनका HM का लीडर था, तो वैली बर्न फॉर 4 months, पूरी आग लगी वहाँ पर। यानी रोज़ पथराव होते थे, टीयर गैस शेल चलते थे, कैजुअल्टीज़ होती थी, बहुत कुछ हुआ उन दिनों में। लेकिन सारा कुछ पथराव पे था, क्योंकि पथराव को वेस्टर्न वर्ल्ड मानती है कि ये अनार्म्ड स्ट्रगल है। अच्छा। अनार्म्ड ज़रूर है क्योंकि हथियार नहीं है, पत्थर है, लेकिन इट इज़ विशियसली वायलेंट। लेकिन अहिंसा नहीं है, वायलेंट है। हमने कितने नुकसान उठाया, इसमें आर्मी ज़्यादा आगे नहीं आती, CRPF और पुलिस आती है। खैर, तो ये इन्होंने लेसन लिया था पैलेस्टीन से। अब जब पाकिस्तान इतने लो पॉइंट पे है, इकोनॉमिकली लो है, पॉलिटिकली लो है, डिप्लोमेटिकली लो है, उसकी गुडविल विद अदर कंट्रीज़ जो है बहुत कम है, तो जब पाकिस्तान इतने लो पॉइंट पे है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान इससे ये सीख ले कि हम भी कुछ ऐसा अटैक करें। जैसे मैंने आपको कहा कि हमास ने ये किया क्योंकि ये इन सब की दोस्ती हो जाएगी तो फिर उनकी वो मार्जिनलाइज हो जाएंगे, उनकी महत्ता कम हो जाएगी, महत्व कम हो जाएगा। तो अगर पाकिस्तान भी ऐसा कोई अटैक करना चाहे तो वो LOC पर कर सकते हैं, स्पेक्टेकुलर अटैक, अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस का ध्यान बांटने के लिए। और ये पाकिस्तान कई बार करता आया है, अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को अटेंशन, अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम से अटेंशन हटाने के लिए अपने पॉपुलेशन का भारत के साथ युद्ध छेड़ दे। और फिर जैसे इन्होंने ज्यूज़ पे आके किया, क्योंकि इजराइल के जो ज्यूज़ हैं, उसी प्रकार अगर पाकिस्तान वो करना चाहे तो हमारी माइनॉरिटी पॉकेट्स LOC के साथ लगी हुई हैं। रजौरी, पुंछ के ज़िले हैं जम्मू कश्मीर में जो बिल्कुल LOC पर हैं। मैंने वहाँ बहुत सर्विस की है, बहुत ऑपरेशंस किए हैं। तो वो इलाके ऐसे हैं जहाँ पे वो कोई छोटा सा स्पेक्टेकुलर अटैक करे। इन्होंने जैसे लैंड, सी और एयर पहली बार देखा हमने कि पैरामिलिट्री, पैरा मोटर, यानी कि पैराग्लाइडर जो होते हैं उसके अंदर मोटर लगा के आते, तो पैरा मोटर इस्तेमाल किए। रोड से आए, छोटी बोट से भी आए। तो ऐसे ही हम टनल्स तो ऑलरेडी देख रहे हैं, ड्रोन्स हमें इंडिया पाकिस्तान के बीच में ड्रोन्स हम ऑलरेडी देख रहे हैं। तो ये पैरा मोटर और नए मतलब नए पैंतरे की सीख मिलती है पाकिस्तान को। तो हमारे को हमें क्या करना है, हमें अपना गार्ड नहीं लोअर करना है, हमें चौकस रहना है। जैसे मैं पहले किसी और संदर्भ में कह रहा था कि हम लोग कई बार सोचते हैं बस पाकिस्तान तो हमारे मुकाबले में कुछ नहीं है, हमने उग्रवाद पे भी तकरीबन कब्ज़ा पा लिया है, काफ़ी कम हो गए हैं टेररिस्ट और टेररिस्ट अटैक्स। तो हमें कभी अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मतलब ये जैसे हमास को उन्होंने नज़रअंदाज किया, वैसे हमें नहीं करना चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन होगा। I have one last question based on your experience, right? What is the one message you want to give everyone? What is that one thing that really inspires you, and what do you want to tell everyone who's watching this episode? Because there are so many things you have learned in your life. There are so many things you have seen in your life. बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि आपने बहुत क्लोज से देखा, उसमें डिसीजंस बहुत डिफ़िकल्ट लेने पड़े होंगे आपको लाइफ में, और हम हमारी लाइफ के छोटे छोटे डिफ़िकल्ट डिसीजंस को देख के हंसने बहुत रोने लग जाते हैं और हमारी हंसी गायब हो जाती कि ये क्या है। तो कंपैरिजन में व्हाट यू हैव सीन, हमने शायद उसका 0.1% भी लाइफ में नहीं देखा। सो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो आप सबको बोलना चाहते हैं? मैं जो मैसेज है वो ज़्यादा मेरा यूथ की तरफ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें मैं जब भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पे भी जाता हूँ, मुझे कई लोग बोलते हैं मैं आर्मी के लिए ट्राई कर रहा हूँ या मैं ट्राई कर चुका हूँ, मेरा नहीं हुआ। तो मैं हर एक को तब ये कहता हूँ और अब ये कहूँगा
कि हमें ज़रूरत है आप जैसे जोशीले यंग मैन और वुमेन की आर्मी में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में. वी नीड यू टू ज्वाइन. बट टू दोज हु कैनॉट ज्वाइन और दोज डोंट वांट टू ज्वाइन, उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि यू डोंट हैव टू ज्वाइन द आर्मी टू सर्व द कंट्री. Explain. You can serve the country by doing what you do to the best of your ability. क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, उस ग्रोथ स्टोरी को ज़रूरत है हर स्किल सेट की. हमें सोल्जर्स भी उतने चाहिए जितने हमें इंजीनियर चाहिए, आर्किटेक्ट चाहिए, आईटी गाइज चाहिए, कॉर्पोरेट हॉन्चोस चाहिए, सब सारे स्किल सेट जितने भी आप इमेजिन कर सकते हो, डॉक्टर्स हैं, सब चाहिए. तो जो आप कर रहे हो उसमें गिव इट योर बेस्ट. डू दैट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी. एंड द अदर थिंग यू कैन डू, इफ यू हैव रिस्पेक्ट फॉर ए सोल्जर, बी ए गुड सिटीजन. बहुत मुश्किल होता है. इट्स अ टफ कॉल टू बी ए गुड सिटीजन. गुड सिटीजन मीन्स कि आप दूर जाके पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करके आओ और तब अपने गंतव्य पे आओ, मार्केट हो या ऑफिस. ये नहीं कि जहाँ जगह मिली और पब्लिक को इनकन्वीनियंस किया वहाँ गाड़ी लगा दी. गुड सिटीजन मीन्स कि अगर आपके पास कोई कचरा है हाथ में, सिगरेट रैप रहे, पेपर पैकेट है, केले का छिलका है, तो सड़क पे मत फेंक दो. उसको ढूंढो जब तक गार्बेज बिन नहीं मिलता तो उसको अपने साथ घर ले जाओ, कार में डाल के या गाड़ी में डाल के या बैग में डाल के, लेकिन सड़क पे मत फेंको. तो बीइंग अ गुड सिटीजन इज टफ, बट बी अ गुड सिटीजन. And if you have respect for a soldier, then I will say, be a good citizen, a citizen worth dying for. Jai Hind. Thank you so much, sir. Thank you so much. Jai Hind. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. हमें बताओ कि क्या ऐसे गेस्ट आपको और देखने हैं कि नहीं देखने हैं. अगर देखने हैं तो कैसे क्वेश्चंस हैं हम उनसे पूछें, और नहीं देखने हैं तो कौन से और दूसरे गेस्ट हैं जो आप चाहते हैं कि हम हमारे शो पे लेके आएँ. क्योंकि हमारा मिशन सिर्फ एक है कि हम वर्ल्ड के और इंडिया के बेस्ट लीडर्स लाना चाहते हैं आपके लिए, ताकि आप और हम उसे सीख के एक बेहतर लीडर बन सकें इस कंट्री में. बिफोर यू लीव, प्लीज़ शेयर दिस एपिसोड विथ वन पर्सन. किसी एक इंसान के साथ शेयर करो जिसको इस कॉन्वर्जेशन से हेल्प होगी और वो अपनी लाइफ में एक बेहतर लीडर बन पाएंगे. अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, कीप फिगरिंग आउट.